स्टार्टिंग द क्वेश्चन, एक आइडिया, एक बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास होता है कि हम हेल्प आउट कर सकें कि क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। एंड दिस सेज टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर अप्लाइंग वेरिफिकेशन चेक। सबसे पहले हमारे पास क्या, उसने जो बात हमारे पास यहाँ बताई है, उसने बोला कि भाई अप्लाई करना है आपको क्या चीज़, वेरिफिकेशन चेक। बहुत इंपॉर्टेंट। टू इनपुट डेटा, कि आपके पास क्या करना है, रीज़न देना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता हमारे पास। अगर हम वन बाय वन चलते हैं तो यहाँ पे करें टू मेक श्योर दैट ऑल द डेटा इज इन द करेंट रेंज। करेंट रेंज की बात अगर करते हैं तो वो वैलिडेशन का हिस्सा बन जाता है क्योंकि रेंज हमारे पास है। टू मेक श्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट, एक्यूरेट आपका जब ही आएगा जब आप वैलिडेशन की बात कर रहे होते हो। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है टू मेक श्योर दैट नो एरर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनपुट। फोर्थ वन हमारे पास है टू मेक श्योर दैट ऑल द डेटा इज ऑफ द करेक्ट लेंथ। तो अगर हम देखें, चाहे वो हम रेंज की बात कर रहे हो, एक्यूरेसी की बात कर रहे हो या करंट लेंथ की बात कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं कि जो बात कर रहा है कि भाई आपकी वैलिडेशन का पार्ट हो रहा हो। बट क्योंकि हमने जो बात करनी थी वो किसकी बतानी थी, वेरिफिकेशन की देनी थी, जिसमें हमारे पास ड्यूरिंग इनपुट, ठीक है, मतलब कि किसी की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मंथ्स डेट की जगह पर हो, डेट की जगह पर मंथ ना आ जाए, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आता है। तो इसका मतलब ये हो कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो रीज़न है वेरिफिकेशन का, वो हमारे पास है पॉइंट नंबर सी। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 6। ये छोटे छोटे सवाल आपके पास होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये वो मार्क्स हैं जो आपके अच्छे स्कोर के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे। बेशक ये एक नंबर है, बट ये सही कर करके एक एक नंबर करके आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वैलिडेशन चेक इन ईच डिस्क्रिप्शन, ईच चेक मस्ट बी डिफरेंट। उसने पहले ही आपको एक बात बोल दी कि भाई आपका जो डिफरेंट है वो आपका चेक क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, कि जो पहले पे है वो दूसरे पे नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, a check to make sure that the data input follows a set of pattern such as 2 letter followed by 3 numbers, कि 2 लेटर्स हैं और 3 न्यूमेरिकल्स हैं। एक स्पेसिफिकली पैटर्न्स की बात की जा रही है, और जब भी हम यहाँ पे पैटर्न को डिस्कस करते हैं तो पैटर्न के ऊपर हमारे पास आता है फॉर्मेट। तो हमारे पास यहाँ पर जो आ गया वो आ गया फॉर्मेट चेक, कि जब भी आपकी किसी पैटर्न की बात की जाएगी तो उसको हम जो वैलिडेशन चेक के बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या आएगा, फॉर्मेट चेक आएगा। ठीक है, सो हमारे पास पहला आ गया फॉर्मेट चेक। सेकंड पे हम जाते, अ चेक टू मेक श्योर दैट ओनली होल नंबर्स कैन बी इनपुट। हमेशा होल नंबर की बात आती है तो फॉर्मूले के अंदर अगर याद हो तो हम लगा देते डिफ, और डिफ लगाने के लिए हमारे पास एक ही चेक है जिसको हम कहते हैं टाइप चेक। टाइप चेक एक वो वाहिद चेक आपके पास है जो कि होल वैल्यू में चेकिंग करता है, कि जब भी अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें कोई एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो उसमें हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, टाइप चेक रहेगा। दोनों अलग अलग भी हैं और दोनों का काम जो पैटर्न के ऊपर हमेशा याद रखना कि जब भी पैटर्न के बारे में बात की जाएगी फॉर्मेट चेक आएगा, जब भी होल वैल्यू की बात की जाएगी या इंटीजर की बात की जाएगी तो वहाँ पर टाइप चेक लगेगा, जब भी 2 नंबर्स के बाद बीच की बात की जाएगी तो वहाँ पर रेंज चेक लगेगा। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हमारे पास लेंथ चेक बताया जाएगा। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई वैलिडेशन चेक्स आर नेसेसरी व्हेन डेटा इज इनपुट। अब यहां पर वो सवाल हमसे ये कर रहे हैं कि भाई आप बताएं व्हाई। 3 नंबर हैं, 3 पॉइंट तो हमें कम से कम इसके यहां पर देने हैं कि 3 पॉइंट्स के ऊपर आपकी मेजर पॉइंट्स हो या आप अपने पॉइंट्स ऐसे लगो जिसमें 3 कीवर्ड्स प्रॉपर्ली मेंशन हो। वैलिडेशन चेक्स, द डेटा शुड नॉट बी मैसी, गार्बेज डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो डेटा आपके पास गिवन है वो एक विद इन अ रेंज हो।
ठीक है, बाउंड्री हो, उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग हमारे पास हो रही है वो क्या हो, आपकी प्रॉपरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अगर हम बात करें वैलिडेशन चेक्स आर कंसीडर एज ऑटोमेटिक चेक्स परफॉर्म बाय अ सिस्टम टू इंश्योर द डेटा एंटर इज रीजनेबल, सेंसिबल एंड विद इन अलाउएबल बाउंड्रीज बिफोर इट इज एक्सेप्टेड फॉर द प्रोसेसिंग। तो 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर मेजरली डिस्कस हैं, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। Validation checks performed by the system to ensure that the data entered is reasonable, sensible and within allowable boundaries before it is accepted for processing। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे और भी बात कर सकते थे कि हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं कि भाई वो डेटा इंश्योर ना करे, आपका डेटा गलत डेटा सिस्टम में एंटर नहीं हो। ठीक है, जो सिस्टम को फ्रीज करना, आपके पास क्रैश आउट करने में अभी आपको हेल्प आउट करे। क्योंकि यहाँ 3 नंबर है हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए। जस्ट हैव अ लुक एट इट। नेक्स्ट पार्ट नाउ, इस सवाल के अंदर यू हैव टू बी मोर फोकस्ड के सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि द वर्ड फर्स्ट वी सेड के राइट द सूडो कोड फॉर एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म अ वैलिडेशन चेक। कि यहाँ पर हमारा मेजर क्या है, वैलिडेशन चेक है, मीन्स कोई एरर होगा, कोई एक्सेप्टेंस होगी ऑन ईच नंबर एज इट इज इनपुट टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कि भाई आपने वैलिडेशन चेक लगाना है टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया जब यूजर इनपुट करे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, इनपुट 20 नंबर्स एंड वर्ड एट अ टाइम, एक एक करके आपने क्या करना है, डेटा एंट्री करनी है, मतलब कि लूप आपके पास है। इफ अ नंबर इज नेगेटिव, कि नंबर आपके पास क्या अगर नेगेटिव है, स्टोर इन द करंट एलिमेंट। स्टोर का वर्ड इस्तेमाल हो गया करंट एलिमेंट ऑफ एरे, इसका मतलब है यहाँ पे 1D एरे का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम क्या है, नेगेटिव नंबर। इफ अ नंबर इज नॉट नेगेटिव, पॉइंट नंबर 3, आस्क फॉर टू बी इनपुट अगेन अंटिल आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर इज इनपुट। कि आपने प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जिसमें नेगेटिव नंबर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और अगर नेगेटिव नंबर आपके पास एंटर होता है तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करवाना है करंट लिस्ट के अंदर। लास्ट पॉइंट दे सेड व्हेन ऑल 20 नंबर्स हैव बीन स्टोर्ड, आउटपुट द मैसेज टू स्टेट दैट चेक हैज बीन कंप्लीटेड। कि भाई हमें कंप्लीट करना है। अब इसने यहां पर एक चीज और भी बोली है, यूज अप्रोप्रिएट इनपुट प्रॉम्प्ट एंड आउटपुट मैसेज, कि जो रिक्वायरमेंट का क्या करे, क्लियर टू यूजर हो। आपने जो भी इनपुट लेना है या जो भी आउटपुट दिखाना है उसमें आपके अप्रोप्रिएट मैसेज होना जरूरी है। ठीक है, एक चीज और इसने यहाँ पे मेंशन किया, डू नॉट डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल। सारी चीज़ें पहले से क्या है, आप डायरेक्टली प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। कितने नंबर का सवाल है, 6 नंबर का, जिसके अंदर हमें
ये 4 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है जो कि यहाँ पर मेंशन है, 1 2 3 4। फोकस हमारा क्या है कि भाई ये वैलिडेशन चेक का बना हुआ है, बट असल में जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है, ये रिक्वायरमेंट हमारे बहुत अच्छे से कंप्लीट करवानी है। सो अब इसके लिए क्योंकि उसने 1 से लेकर 20 तक की बात की हुई, तो हमारे पास यहाँ पर हम बात करेंगे भाई 4 इंडेक्स या काउंट, 4 इंडेक्स 1 to 20, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बात बोली हुई थी कि भाई 1 to 20 आपको करना है एट अ टाइम, तो हमने 1 to 20 नंबर है तो जिसके लिए हमने लूप स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमें रिपीट करवानी है, कंडीशन कौन सी, सेकंड वाली, रिपीट आउटपुट एंटर नेगेटिव नंबर। एंटर क्या करो भाई, नेगेटिव एंटर करो, देन इनपुट, आपके पास कोई भी इनपुट पे नंबर, क्योंकि डिक्लेयर तो हमें कुछ करना नहीं, तो जो नाम आप देना चाहते हो वो नाम यहाँ पर आप दे सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। एफ, अब हमें सवाल है कि हमें नंबर को चेक करना है कि भाई एफ नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, कि भाई हमें तो नेगेटिव नंबर करना है, उससे बात ये की हुई, देखो ये रहा, स्टोर करो नेगेटिव नंबर को, अगर नहीं है तो नेगेटिव नंबर क्या करो, आपने इनपुट दोबारा से करना है, इसलिए हमने रिपीट को लगाया ताकि वो जब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू नेगेटिव ना होती है। देन आउटपुट error, the entered number is not negative, try again। ट्राई अगेन हमारे पास ये लूप चलता रहेगा। देन एल्स, इसके अंदर कंडीशन हमारे पास है नहीं, तो हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, एंड इफ पे जाएंगे, ठीक है, हमें अपने ट्रू कंडीशन पे रोकना है, अनटिल नंबर इज लेस देन 0। अगर नंबर लेस देन 0 है तो प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाए, वो इस वाली लाइन को, रिपीट वाली लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। अगर वो देखता है कि भाई नंबर हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो वो नीचे चलेगा। यहाँ पर आगे बोला भाई इसके बाद क्या, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हमें क्या करना है, उसने हमें ऑलरेडी एक एरिया बना के दिया होता है, एरिया का नाम क्या है, ये रहा, नेगेटिव नेम। सो हम इसको यहाँ लिखेंगे भाई नेगेटिव नंबर इंडेक्स इज गोइंग टू स्टोर जो वैल्यू हमारे पास है नंबर की, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स, जैसे हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होगा, एंड देन लास्ट वन आउटपुट the validation check has been completed। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगेन हमने ये स्टार्ट किया मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है आपकी आखिरी तक,
इसका मकसद हमारे पास क्या है, 20 नंबर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो बात हमारे पास आ रही है, ये चेक कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को, ये वाला पार्ट है चेक कर रहा है, ऐड कर रहा है, मतलब कि स्टोर कर रहा है नंबर को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is about our question. The program development life cycle is split into two number of stages. Describe what happened during the analysis stage, the analysis and design stage of the program development life cycle. दो स्टेजेस के बारे में हमारे को बताया गया है, 6 नंबर है, तो इसका मतलब है जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी की सारी आपने इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन करनी है. Whenever we talk about the analysis, it's mean that कि जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट को देखेगा, साथ ही साथ वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए फ्रॉम द स्टेक होल्डर. अब वो स्टेक होल्डर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, तो वो वाले पार्ट को यहाँ पे करेगा. सेकंड, वंस अ रिक्वायरमेंट उसको मिल जाती है तो वो रिक्वायरमेंट मिलने के बाद वो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें मेंशन करते हैं कि भाई आपकी डिटेलिंग जो है वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन आएंगी. या डिज़ाइन के अंदर बात करेंगे तो डिज़ाइन के अंदर आपके पास आएगा भाई डेवलपर आउटलाइन आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास आपने स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल करना है, आपने फ्लो चार्ट क्या करना है, ठीक है, आपने जो है वो अगर सूडो कोड करना है तो उसकी डिटेलिंग आपके पास आएगी. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. एनालिसिस स्टेज के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं. इट नीड टू be clear, defined and set out so anyone working on the solution. Understand what is needed. ठीक है, नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. क्या अब आपका जो ये स्टेज है उसमें क्या कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे होते हैं द एनालिसिस स्टेजेस या दिस स्टेज uses abstraction and decomposition tools to identify exactly what is required. From the प्रोग्राम. ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन हो जाती है एनालिसिस स्टेज के ऊपर कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किन इन्फॉर्मेशन को देख रहा है. ठीक है, ये सारी की सारी जो एनालिसिस स्टेजेस के ऊपर आती हैं. साथ में इसकी एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसकी समरी आ गई, डिकम्पोजिशन है, उसके स्टेजेस, बाकी के स्टेजेस को किस तरीके से काम करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो जाती है. या फिर अगर आप दूसरे तरीक़ों से लिखने जाओ तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक तरीके से प्रोसेस होता है ये इन्वेस्टिगेशन का. ठीक है,
जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू डू। आप अलग अल्फाजों में जो है वो इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। अब अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन हमारे पास जो है वो एक और पार्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आता है कि बाय डिज़ाइन इज अ पार्ट of program development life cycle, uses the program specification, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन हमारे पास यहां पर आ गई फ्रॉम analysis stages to show how program should be developed. This stage uses structure diagram, flow chart, and pseudocode to represent प्रोग्राम। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोग्राम्स को। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, डेफिनेशन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है। कुछ डेफिनेशन वाइज आपको याद रखना होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आके हमारी बात ये क्लियर हो जाता है। एनालिसिस स्टेज वो स्टेज है जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लेकर चलता है, जिसके अंदर जो मेजर एरिया है वो सॉल्यूशन आपका बताया जाता है, किसकी मदद से एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास इस्तेमाल की जाती है, डिकम्पोजिशन हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होती है जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है प्रोग्राम के। सेकंड डिज़ाइन हमारे पास जो है वो इन PDLC प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूजेस द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द एनालिसिस स्टेज टू शो हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड। दिस स्टेज यूजेस स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, कि अपने प्रोग्राम में क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू क्रिएट मेंटेनेबल प्रोग्राम। इनमें से वो कौन सी है जिसमें से मेंटेनेबल प्रोग्राम को यूज करने के नहीं है, मतलब नॉट फेवर है, कोई उसमें हमारे पास नहीं है। लाइक ऑप्शन नंबर ए, यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल, ये तो मैनेजेबल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है। रिमूव ब्लैंक लाइन्स टू मेक द प्रोग्राम कोड शॉर्टर, ब्लैंक लाइन्स कुछ समझ में आया नहीं है क्या है। यूज प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये भी हमारे प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। यूज द कमेंटिंग फीचर प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर, मतलब अगर देखा जाए यूज करें, ये भी मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ये भी मेंटेन करने के लिए। तो जो चीज़ नहीं बची वो आपका ऑप्शन नंबर बी बचा, जिसके अंदर हम ये बात कर सकते कि वो नॉट एबल है। रिमूव ब्लैंक लाइन्स टू मेक द प्रोग्राम कोड शॉर्टर, ब्लैंक लाइन्स तो हमारे पास है ही नहीं, उसमें आपके पास अगर लाइन पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उस लाइन को रीड ही नहीं करे, कुछ है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं है। तो लाइन शॉर्टर करने के लिए ब्लैंक लाइन्स को हटाने से कोई उस फ़र्क हमारे उसमें प्रोग्राम पे नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या है, बी। ठीक है, रिमूव ब्लैंक लाइन्स टू मेक द प्रोग्राम कोड। क्यों? क्योंकि नॉट हेल्प, इससे कोई मेंटेनेबल प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनटिल अगर किसी लाइन पे कोई चीज़ लिखी हुई और उसमें एरर है तो बात अलग है, अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो ब्लैंक लाइन से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में। अब तक देखो ये पेपर बहुत ईजी चल रहा है, इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हमें, अगर आपने यहाँ पे सही तरीके से लिखा हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Okay. Question number 5. This pseudocode algorithm is intended to sort 200 names. भाई सॉर्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बबल सॉर्ट पहले से अप्लाई हुआ है। जब भी सॉर्ट का वर्ड आप देखो तो हमें क्लियर हो जाता है भाई क्या लगा हुआ होगा, वो बबल सॉर्ट वाला एल्गोरिथम अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, इन असेंडिंग ऑर्डर हुआ है। ठीक है, यूजिंग अ बबल सॉर्ट देखो क्लियरली मेंशन है, बबल सॉर्ट आपके पास आ गया। द लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम आर सॉर्टेड इन द सेपरेट कॉलम्स ऑफ द 2 डायमेंशन एरे। द लास्ट नेम आर शोड इन द कॉलम 1 एरे। कि भाई आपके पास उसमें 2 2D एरे के अंदर डेटा शॉर्ट हो रहा है। अब हमें देखना है कि हमारे पास किन चीज़ों की एरर्स हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही। तो मैं रेड कलर हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर हमारी गलती है या हमें डाउट हो रहा है। येलो रखते क्या हमें डाउट है, फिर बाद में हम देखते हैं कि क्या वो गलती हमारी हो सकती है नहीं हो सकती है। लाइन नंबर 1 के ऊपर इसने कॉमेंट लगा दिया, देखो 2 स्लैश लगे हुए, इसका मतलब कॉमेंट है। तो इसका मतलब है जो लाइन भी इसने लिखी है इसको पढ़ेगा वो नहीं। इसने मेंशन किया कि भाई द एरे नेम्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, एज अ कॉमेंट मेंशन किया हुआ है। सेकंड बोला भाई एरे 100 to 200 एंड 1,2 मीन्स के रोज कितनी हमारे पास गिवन है, 1 से लेकर, मतलब कि जो रोज आपके पास आ रही है 1 से लेकर इस तरीके से 200 आपके पास चल रहा है। और कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 1 और 2। तो आपके पास ये 2 कॉलम है, कितने जाएंगे, 200 तक जा रहे हैं। तो उसने यहाँ पे एक क्लियर आपको बोल के ऑफ स्ट्रिंग एंड इट इज ऑलरेडी बीन पॉपुलेटेड, कि वो उसमें जो डेटा स्टोर हुआ है वो पहले से क्या है, स्टोर है। अब आपने सिर्फ अपने अजम्पशन पे रखना है कि हमारे ठीक है काम हमारे यहाँ पर चलेगा। लाइन नंबर 3 के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है डिक्लेयर रो स्ट्रिंग। तो पहली मिस्टेक तो हमें यहीं पे दिख रही है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला पहली मिस्टेक दिख रही है, इसने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया रो। ठीक है, मतलब रो का मतलब जो हमारी 1 से लेकर 200 तक की बात आ रही है, रो या कॉलम वो हमेशा इंटीजर में आती है, जो कि इसने यहाँ पे किस में मेंशन की हुई है, आपकी मेंशन की है स्ट्रिंग के अंदर। सेकेंड पार्ट पे चलते, लाइन नंबर 44 के ऊपर डिक्लेयर टेम्परेचर 1 स्ट्रिंग। ठीक है, टेम्परेरी वैल्यू है क्योंकि वो आपका नेम है तो स्ट्रिंग में रहेंगे। टेम2 वो भी स्ट्रिंग में रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और लाइन नंबर 6 में उसने बात की है स्वैप इज इक्वल टू बूलियन, वो भी ठीक है। एज पर द रूल पहला स्वैप जो होगा वो फॉल्स होगा, वो भी ठीक है। इसने बोला भाई लाइन नंबर 8 वाइल नॉट स्वैप डू। लाइन नंबर 9 पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें गड़बड़ दिख रही है कि ऑलरेडी स्वैप फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है लाइन नंबर 8 वाली, तो वो दोबारा से उसको फॉल्स क्यों कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई हमें इस लाइन पे क्या है, डाउट है कि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हम नीचे प्रोग्राम देखते हैं कि कहाँ पर ये वैल्यू किस तरीके से चेंज कर रहा है, फिर हम उसके हिसाब से यहाँ पर आएंगे वापसी। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 के अंदर अगेन एक हाईलाइटेड एरर हमें दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, क्योंकि इसने ऊपर प्रोग्राम किस में स्टार्ट कराया है, 1 से लेकर 200 तक। अब यहाँ जो वैल्यू इसने मेंशन की है वो की है 22199। इसका मतलब है 200 पूरे नंबर हुए ही नहीं है। 199 के लिए स्टार्टिंग क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। 199 के लिए कि स्टार्टिंग क्या होना चाहिए था, 1 या 0। ठीक है, 1 या 0 से हमारा डेटा चलेगा ताकि 199 हमें पता चले कि भाई आपकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है और कितना डेटा आपके पास वहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप एक नंबर को छोड़ते हो, क्योंकि एक नंबर हम छोड़ते हैं जो वैल्यू चेंज हो रही होती है या शॉर्ट हो रही होती है, वो एक नंबर वहाँ पे रह जाता है, माइनस के साथ से चल रहा होता है। तो यहाँ पर हमें एरर पता चल गया कि भाई हमारा यहाँ पर एरर है कि ये 12199 होना ज़रूरी है। अब उसके बाद लाइन नंबर 11, इफ नेम रो कोमा 1 इज ग्रेटर देन रो कोमा +2, कि अगर पहली रो दूसरे रो से बड़ी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो लाइन नंबर 12 देन बिल्कुल ठीक है। 13 के अंदर टेम्प 1 के अंदर रो नंबर 1 रो जो करंट रो है वो उसके साथ कॉलम नंबर 1 को स्टोर कर दो। टेम्प 2 के अंदर कॉलम नंबर 2 को स्टोर कर दो, ये भी ठीक है। लाइन नंबर 14 के अंदर देखें तो उसने बोला रो 1 को रिप्लेस करा दो नेम रो 1 प्लस से, क्या कंडीशन ट्रू होती है तो रिप्लेस करवा दो। बट लाइन नंबर अगर हम 15 पे देखें, 16 पे सॉरी, लाइन नंबर 16 पे 2 दफ़ा 1 आया हुआ है। 15 के ऊपर भी रो 1 है और 16 के ऊपर भी रो 1 है। ये 2 दफ़ा 1 नहीं होगा क्योंकि सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड कॉलम हमें बताना चाहिए उसको। लाइन नंबर 17 पे जाते हैं, उसने लिखा भाई नेम बिल्कुल ठीक है, टेम्परेरी जो है उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टोर करवा दो। उसके बाद हम जाते हैं लाइन नंबर 18,
लाइन नंबर 18 के ऊपर भी हमारे पास बात आ रही है, बिल्कुल ठीक है। लाइन नंबर 19 के ऊपर स्वैप फॉल्स। अब जो स्वैप फॉल्स ऊपर वाला था और नीचे वाला था तो गड़बड़ हो गई है कि अगर ये नीचे फॉल्स करवा रहा है तो इसका मतलब है कि इस वाली लाइन नंबर 19 के 9 के ऊपर फिर क्या होना चाहिए थी, वैल्यू ट्रू होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही लूप के अंदर वो 2 दफ़ा फॉल्स नहीं करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फॉल्स से वो ट्रू के ऊपर लाजमी आएगा या ट्रू से फॉल्स के ऊपर लाजमी जाएगा। तो इसका मतलब है नीचे तो वो फॉल्स चल रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले पे हमारे पास यहाँ क्या है, ट्रू आना चाहिए। देन नीचे आए तो लाइन नंबर 20 के ऊपर एंड इफ, बिल्कुल ठीक है। लाइन नंबर 21 के ऊपर आओ तो आपको देखो यहाँ पर एरर दिख रहा है, नेक्स्ट कॉलम, जबकि ऊपर क्या स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट रो है, तो नेक्स्ट एरर आपका यहाँ पर आ गया। आपने लाइन नंबर मेंशन करनी है और नीचे करेक्शन मेंशन करनी है। हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहला लाइन नंबर हमारा एरर था 3 के ऊपर, 0 3 के ऊपर हमें क्या सही करना था, स्ट्रिंग करना था, स्ट्रिंग को इंटीजर करना था। हमने लिखा डिक्लेयर रो एज इंटीजर। दूसरा एरर हमारे पास क्या मिलता है लाइन नंबर 9 के ऊपर, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर पे लाइन के ऊपर जो हमारा करेक्शन था वो क्या था, स्वैप इज गोइंग टू स्टोर ट्रू। उसके बाद हमारा लाइन नंबर 10 में एरर था जिसमें 1 लिखना था। लाइन नंबर 10 फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 9 कर लो। 1 to अगर आपने उसको 200 भी लिख दिया तो भी आपका जवाब क्या है, सही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमारा लाइन नंबर 10 के बाद एरर था लाइन नंबर 16 के ऊपर, जहाँ पे 2 दफ़ा 1 इस्तेमाल हुआ था, एक में क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम इसी करेक्शन करते हैं। लाइन नंबर क्या था, 16, लाइन नंबर 16 के ऊपर करेक्शन हमारी थी नेम की। कि नेम रो कॉमा 2 और इसमें वैल्यू स्टोर होगी, क्या होगी, नेम रो +1 कॉमा 2। उसके बाद फिफ्थ एरर 21, नेक्स्ट कॉलम की जगह हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट रो। लाइन नंबर 21 नेक्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द pseudocode for an algorithm using the nested iteration। नेस्टेड आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है लूप और नेस्टेड का मतलब होता है लूप इनसाइड लूप। मीन्स 4 के साथ रिपीट, जैसे हमने ऊपर लगाया है। हमने ये वाला जो पार्ट किया हुआ है, सवाल हमने किया, ये नेस्टेड लूप है, एक 4 लगा हुआ है और एक रिपीट लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई नेस्टेड लूप का कंसेप्ट भूल गया है तो उसको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारे पास, अगर आप याद देखो तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, वाइल लगा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर 4 लगा हुआ है। तो दैट इज़ द नेस्टेड लूप, कि आपने नेस्टेड लूप के साथ जो है वैल्यूज़ को क्या कराना है, स्टोर कराना है नाम के। जितने भी नाम हमारे स्टोर होने तो हमें आसानी से लेके चलना है। 4 नंबर का सवाल है, जब कभी भी ऐसी चीज़ आए जिसके अंदर आपने नाम स्टोर करना है, नेस्टेड लगाना है, तो रोज़ एंड कॉलम्स की बात है, 2D एरे की बात हो रही होती है। नेम उसने ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है आपको, तो हम यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करेंगे, फॉर रो इक्वल टू 1 to 200, क्योंकि पहले सवाल का लिंक है। उसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड लूप,
for column. वन टू टू, ठीक है, 1 2 2 हमारे पास आई है कि 2 कॉलम्स इसके अंदर थे हमारे पास, क्योंकि इसने जो क्या बोला हुआ है, राइट द एल्गोरिथम फॉर एन आउटपुट टू आउटपुट ओनली, कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, इनपुट नहीं करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई आउटपुट नेम, जो इसने यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है, नेम्स ब्रैकेट ओपन रो कॉमा कॉलन। आउटपुट की स्टेटमेंट हमेशा जो भी डेटा है उसको तो उसको आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ मेंशन है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम, देन नेक्स्ट रो, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि भाई आपने राइट एन एल्गोरिथम फॉर एन राइट एन सूडो कोड फॉर एन एल्गोरिथम यूजिंग नेस्टेड आइट्रेशन, मतलब लूप के अंदर एक और लूप, टू आउटपुट द कंटेंट ऑफ द नेम। उसने इनपुट की बात नहीं की, उसने आउटपुट की बात की, क्योंकि नेम्स ऑलरेडी पहले से पहले पार्ट में क्या है, बने हुए हैं। अब देखो छोटा सा पार्ट है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ 4 लाइन का प्रोग्राम है। इसमें उसने अपने चेक करने के नेस्टेड लूप आपने लगाए नहीं लगाए, नेस्टेड लूप बिल्कुल लगाए। हमारा एक लूप ये रहा जो रो के लिए चल रहा है, उसके बाद दूसरा लूप जो हमारा किसके लिए चल रहा है, कॉलम के लिए चल रहा है। और अगर हम एक और बात करें, आउटपुट की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या हो रहा है, इस वाली लाइन के अंदर डेटा आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो आपका काम प्रॉपरली अच्छे से चल रहा है, और 4 को 4 रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट, describe the possible problem with the algorithm that could mean the name are not sorted accordingly। अब इसने बोला भाई आपने नाम को उसमें बताना है कि भाई आपने डिस्क्राइब करनी है आपकी, ठीक है, जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स है विद द एल्गोरिथम डिस्क्राइब करनी है, मतलब आपको लिख कर बतानी है, उसको डिटेल में बतानी है कि भाई यहाँ पर जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा आपके लास्ट नेम को, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल नेम्स हैं उनके वो प्रॉपर जो है ना, वो उसकी इन्फॉर्मेशन को, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, लैग करेगा कि भाई लॉजिकल कंडीशन टू चेक कॉलम 2 containing their first name, consequently their first name will not be arranged alphabetical order। तो ये मेजर हमारे पास एक चीज़ आ सकती है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, the algorithm compares elements purely by their last name, जो कि हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, नेम रो 1, if 2 names, sorry, 2 individuals, not name, individuals shares and identically last name, the program lack the logical condition।
to check column 2. जो कि हमारे पास क्या है, नेम रो कॉमा 2. contain their first name. ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है कि जिसमें हमने बात बता दी कि भाई हमारे पास ये पार्ट आ रहा है. इसको मज़ीद आप चाहो लिखना तो अच्छे तरीके से और भी अच्छे कर सकते हो कि भाई हम उसके अंदर कंटेनिंग कर सकते हैं. अगर एक अरेंज हो गया दूसरा नाम, क्योंकि जो आपका आइडेंटिकल नेम है ना, असली प्रॉब्लम हमारी यही है कि अगर आपने फर्स्ट नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है और उसका लास्ट नेम तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर सिस्टम लास्ट नेम से सॉर्टिंग करना शुरू कर दे, या ठीक है उसका नाम जो है फर्स्ट नेम से सॉर्टिंग कर रहा है, उसका लास्ट नेम सेम आ रहा है, आपने जैसे रिप्रेजेंट कराना है. आइडेंटिकल लास्ट नेम का मतलब है सेम नेम अगर आ गया तो वो कैसे सॉर्ट करेगा, सॉर्ट ही नहीं कर पाएगा उसको. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा एक एल्गोरिथम है और इसको समझने के लिए आपने पहले कोड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल फ्लो चार्ट आया था यहाँ पर. ये फ्लो चार्ट जो आ रहा है वो सब स्ट्रिंग का हमारे पास आया है. स्ट्रिंग हैंडलिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को लेकर चलते हो. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन लुक एट ओवर हियर. स्ट्रिंग हैंडलिंग हमारे पास यहाँ पर काम कर रहा है. कुछ मेथड्स आपके पास यहाँ पर दिखाए हुए, जैसे स्पेसिफिकली सब स्ट्रिंग की बात हो रही है. सब स्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि भाई स्ट्रिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास है. सब स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल एक साइंस कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस वर्ड, कि कंप्यूटर साइंस वर्ड में से उसने अगर कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो वहाँ पर हमारे पास क्या बात आएगी, सब स्ट्रिंग वाला पार्ट यहाँ पर कवर अप होगा. कि आपके पास ये वाला एरिया जो है स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड सवाल आपके पास अभी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया. अगर कोई इस टॉपिक को भूल गया है तो डजेंट मैटर. सब स्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि किसी एक मेन स्ट्रिंग से डेटा को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना. जैसे यहाँ पर इसने बोला भाई साइंस से किस में से एक्सट्रैक्ट करना है, कंप्यूटर साइंस में से एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस एक प्रॉपर स्ट्रिंग है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपने आउटपुट करनी है तो वो इनपुट और आउटपुट करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या आ रही है, आपकी सब स्ट्रिंग आ रही है. अभी ये वाली एग्जांपल आप देखो सूडो कोड की स्पेसिफिकली, क्या हमें सूडो कोड में ज़रूरत है कि अगर आपके पास डेटा आप ढूंढ रहे हो तो आपने लिखा भाई सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग के बाद आपने कंप्यूटर साइंस में से कोई वर्ड ढूंढना है 10th and 7th, कि उसका 10वां करेक्टर और उसके बाद 7 करेक्टर, कि आपकी वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ वो आइडेंटिफाई कर रहा है. यही जो आपका फ्लो चार्ट अभी क्वेश्चन में आया वो इसी लॉजिक के ऊपर बेस करता है. ठीक है, आपकी जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन और ये लास्ट पोजीशन आपके पास आती है. सो क्वेश्चन इज सेइंग नंबर 1 स्टार्ट. स्टार्ट के बाद इनपुट हो रहा है सेंटेंस. कोई एक वर्ड या सेंटेंस जो है वो यूज़र एंटर कर रहा है, उसमें एक वेरिएबल है सेंट लेंथ का जो कि काउंट कर रहा है लेंथ ऑफ सेंटेंस, कि जो सेंटेंस यूज़र ने एंटर किया उसकी प्रॉपर लेंथ क्या, उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं. इसके बाद प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक और वेरिएबल है लेटर नंबर, कि लेटर नंबर क्या है 1, कि भाई लेटर नंबर का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो जाए, 1 स्टोर हो जाए. उसके बाद स्टार्ट है, स्टार्ट में क्या स्टोर हो जाए, 1 स्टोर हो जाए. फिर इसने सवाल किया, बोला कि भाई इस सब स्ट्रिंग सेंटेंस, कि जो यूज़र ने सेंटेंस का वर्ड एंटर किया, जो हमारा वेरिएबल है उसको उसने एंटर किया और उसके साथ उसका लेटर नंबर, मतलब लेटर नंबर 1 जो यहाँ मेंशन है, कोमा 1, के उसके बाद का 1 जो स्टार्टिंग 1 है अगर इक्वल टू क्या है, एम्प्टी है. अगर इक्वल टू एम्प्टी है तो आप क्या करो, इस वाले पार्ट को पढ़ो यस. अगर नो है तो आप नीचे वाले को पढ़ो. अज्यूम ये करते कि हम यस के ऊपर आ गए, हम यस पे आए. अब यस पे आए तो उसने बोलता भाई पर जो वर्ड के नाम से एक वेरिएबल है उसमें सब स्ट्रिंग का सेंटेंस, उसका स्टार्टिंग वर्ड, उसका लेटर नंबर. अब लेटर नंबर में से क्या करना है, माइनस स्टार्ट करना है. अगर लेटर नंबर 1 है
उसमें से तुम कर दोगे -1, तो आपके पास क्या बचा? 0। 1 में से 1 क्या आपके पास क्या बचा? 0 बचा। अगर आपका लेटर नंबर 9 है और उसमें से आपने कर दिया -1, तो पीछे क्या बचा? 8 बचा। तो हमें 8 के हिसाब से लिखना है। तो इसने बोला अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करोगे? आउटपुट वर्ड, जो वर्ड यहाँ पर स्टोर हुआ है उसी के साथ एक एम्प्टी बॉक्स आएगा और लेटर काउंट कि कितने वर्ड उसके अंदर बाकी हैं। ठीक है, और फिर साथ में स्टार्ट के अंदर क्या कर दोगे? ऑटो इंक्रीमेंट कर दोगे लेटर नंबर +1। और अगर नो पे आती हो, अगर ये कंडीशन नो होती है तो यहाँ पर आएगा लेटर नंबर और इंक्रीमेंट नंबर 1 + 1। फिर उसके बाद कंडीशन अगर इस लेटर नंबर इज सेंट लेंथ, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये वाला पार्ट रीड किया जाएगा, नहीं तो दोबारा से प्रोग्राम ऊपर से चलाया जाएगा। ठीक है, इस कोड को अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं डायरेक्ट जब नीचे सुडो को अपना फ्लो चार्ट सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज वहां पर मेंशन करूंगा। ठीक है, सो complete the trace table for the algorithm using the given sentence. Note the start position of the sentence is index number 1। कि भाई स्टार्ट की जो पहली वैल्यू यानी कि पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है? इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर वो चल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्रोग्राम हमारा चलेगा स्टार्ट की, उसने पहली वैल्यू आपको क्या दे दी? 1 एंड 1। तो पहली दफ़ा आपका प्रोग्राम है, टोटल सेंड वैल्यू कितनी है उसकी? आपकी 1 आ गई। अब उसने बोला भाई 16 है और करेक्टर आपके पास, आपकी वैल्यूज़ किस हिसाब से चल रही हैं? क्या उसमें हमारे पास लेटर +1 के साथ उसकी वैल्यू आ रही? क्या भाई लेटर की जो पोजीशन है क्या उसमें हमारे पास स्पेस है? यस और नो। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ड के अंदर तो जो पहला करेक्टर है वो क्या है? कंप्यूटिंग है। तो वो जो वर्ड काउंट करेगा हमारा, ठीक है, जो लेंथ हमारी सेंटेंस की काउंट कर रही है वो वैल्यू 16 हमारे पास मेंशन थी कि टोटल वर्ड्स हमारे पास क्या है? 16 है। अब 16 के अंदर पहली काउंटिंग करने के बाद जो पहली वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ रही है? तो उसकी बात आ रही है कि भाई आपकी जो लेटर नंबर सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? 10th आएगा। ठीक है, वैल्यू आपके पास है। ठीक है, कि आपकी वैल्यू, क्योंकि जब पहली दफ़ा चलेगा तो उसको स्पेस मिलेगा नहीं, दूसरी दफ़ा चलेगा स्पेस मिलेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में कितने वर्ड हैं? COMPUTING, कंप्यूटिंग। पहली दफ़ा लेटर 1 काउंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कि भाई लेटर कितने मिले उसको? 10th मिले। तो ये 10 दफ़ा आपका प्रोग्राम चल रहा है। क्या भाई लेटर दोनों बराबर है? बोला नहीं, वो तो 16 है और ये हमारा 10th आया। नो करके ऊपर जाते गया तो हमारे पास कंप्यूटिंग आ गई। कंप्यूटिंग के बाद इसको क्या मिला? स्पेस मिला, क्योंकि कंप्यूटर के बाद स्पेस है, यहाँ मेंशन है देखो, कंप्यूटिंग के बाद स्पेस है, फिर इस है, फिर स्पेस है, फिर फन है। अब जब जब आपको ये मिलता जाएगा तो आपके पास 10th वैल्यू आ गई। उसने आपको पहले बोला कि भाई कंप्यूटिंग वर्ड के अंदर जो है उस वर्ड को सेव कर दो, ये रहा। ठीक है, इसको सेव कर दो। तो हमारे कंप्यूटिंग वर्ड क्या है और उसकी वैल्यू, मैंने कहा भाई वर्ड के अंदर कंप्यूटिंग क्या आएगा हमारे पास? कंप्यूटर आ गया, सॉरी कंप्यूटिंग नॉट कंप्यूटर, जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया वही लिखना है हमें, कंप्यूटिंग आ गया। अब उसने बाद में क्या बोला? भाई आउटपुट क्या करना है आपने? वर्ड और वर्ड की लेंथ, कि भाई उसकी लेंथ क्या है। तो हमने कंप्यूटिंग करा, क्योंकि कंप्यूटिंग में टोटल 9 थे, 10वां स्पेस था, तो यहाँ पर क्या होगा आउटपुट के अंदर? 9। अब प्रोग्राम दोबारा से ऊपर चला। ठीक है, वो चेक करेगा कि अब इंक्रीमेंट नंबर आपका हो गया, तो 10 के बाद इंक्रीमेंट नंबर वैल्यू लेटर नंबर क्या होगा आपका? 11। ठीक है, वो 11 से स्टार्ट करेगा और जब वो 11 से स्टार्ट करेगा तो उसके पास कोई भी वैल्यू उसको नहीं मिलेगी। दोबारा से वो जाएगा, क्योंकि 11 आ गया, फिर आई आ गया, फिर एस आएगा, तो आई एस के लिए उसको वैल्यूज़ को ले जाना पड़ेगा। तो लेटर नंबर हमारे पास क्या है? 13। स्टार्ट किससे हुआ? 11 से। अब हमारा लेटर नंबर 13 के ऊपर हमें क्या मिला? 3 के बाद दोबारा 0 मिला। ठीक है, एक आई 1 हो गया, एस 2 हो गया और तीसरा हमारे पास क्या था? स्पेस, जहाँ स्पेस मिला। स्पेस के बाद दोबारा वर्ड, उसने बोला इस वर्ड को ले आओ, तो हमारे पास ये वर्ड क्या आ गया? एज आ गया। और आउटपुट कर दो एज, और इसके कितने करेक्टर्स है? टोटल 2 करेक्टर्स। फिर प्रोग्राम में इंक्रीमेंट हुआ तो वो कितना हो गया? 14 हो गया। स्टार्ट पोजीशन भी क्या हो गई? 14 हो गई। 14 के बाद अगेन भाई आपके पास वैल्यू चल रही है,
और दोबारा से 2 के बाद आपके पास क्या मिली वैल्यूज आपकी 16 के ऊपर उसको फन मिला, बोला भाई 16 के ऊपर आओ, 16 पे क्या मिला फन, और फिर जब फन को आउटपुट किया तो आपके पास फन के साथ कितने करेक्टर्स हमारे पास हैं, 3 करेक्टर्स हैं। तो इसी के साथ ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। अक्सर असल में जो चक्कर इसमें समझने वाली बात थी वो ये समझने वाली बात थी कि कब जाकर ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 के बराबर होती, मतलब स्पेस के बराबर होती। नो होता गया तो लेटर जब तक कंप्लीट होते गए कि जितने स्पेस उसमें आया उतने स्पेस के पास हो गया 14, 15, 16, मतलब 14, 15, 16 के ऊपर एफ, ठीक है, आपका एम्प्टी स्पेस उसके बाद आया, तो यहाँ पर इसलिए हमारा फन आ गया और फन के बाद हमारी वैल्यू आगे चलना शुरू हो गई। और 16 हमारा आखिरी करेक्टर भी था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और वैल्यू हमारी क्या हो गया, यानी कि फ्लो चार्ट क्या हो गया, हमारा रुक गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम शोन बाय द फ्लो चार्ट। अक्सर फ्लो चार्ट के साथ देखो 5 और 3 8 नंबर का सवाल है। अगर आपने फ्लो चार्ट सही लिखा, पांचों कॉलम सही लिखे, तो आपको 5 नंबर ऊपर और 3 नंबर उसको एक्सप्लेन करने के। अगर ऊपर मिस्टेक हो भी जाती है तो नीचे एक्सप्लेन करने का तरीकेकार आपको अच्छे से हो। बेसिकली हो रहा क्या है, यहाँ पे वर्ड काउंट को करवा रहा है, ठीक है, वर्ड काउंट करवा रहा है, क्या करा रहा है, वर्डिंग को काउंट करवा रहा है। तो इसका सिंपल हमारे पास ये कि भाई द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम टू आइसोलेट ईच एल्गोरिथम या इंडिविजुअल वर्ड्स कंटेनिंग विद इन अ इनपुट सेंटेंस, a string count the total number of the character in each word and output the both word and its corresponding letters। क्योंकि हमने आउटपुट में जो बात की थी वो ये कर रहा है भाई, लेटर नंबर काउंट करवा रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वर्ड के अंदर क्या वर्ड है, और फिर आउटपुट क्या करा रहा है, वर्ड के साथ उसका टोटल काउंट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम purpose of the algorithm is to isolate each individual word contained within an input sentence string count the total number of character in each word and output the word and its corresponding कैरेक्टर लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर लेंथ के साथ हमारी चीज़ें बताई गई जो वहाँ पर मेंशन है। इसमें आप सेंटेंसेस ऊपर नीचे कर सकते हो, इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी और अच्छी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ऊपर वाले फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करो। कोशिश करना कि इस वाले पार्ट में कुछ ना कुछ लाजमी लिखना, और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इस कोड को अच्छे से पढ़ोगे। जब इस फ्लो चार्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, कोड को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपसे ट्रेस टेबल भी सॉल्व हो जाएगा, और ट्रेस टेबल के साथ साथ उसका ये 3 नंबर का एक्सप्लेनेशन भी सेव हो जाएगा। देखो, अब तक हमने जितनी चीज़ें रखी या जितने सवाल सॉल्व किए उसमें थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है। ज़्यादा मुश्किल सवाल अब तक कोई ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इंशाल्लाह अगर सवाल पे फोकस करोगे तो ये मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट,
As currently written, the algorithm may be difficult to understand if it was used as a program. Identify three improvements that could be made to the algorithm to make it more user friendly. बकौल इसके कि भाई आपके पास जो यूज़र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू आ रहे, भाई इसने बोला भाई 3 एरर्स बताओ आप कि जिसमें आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपके पास आता है कि भाई स्प्लिट यूज़र इन्विटेशन स्ट्रिंग प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनपुट, कि आप अपने जितने भी इनपुट्स ले रहे हो उनको आप अलग अलग कर लो ताकि कॉन्केट आप इस्तेमाल कर सको। अपेंड कर दो आपके इंस्ट्रक्शन को जिसमें आपकी लेबलिंग है, आप उसके आउटपुट वर्ड्स की बात कर लो कि आपने अच्छे अप्रोप्रिएट मैसेज होने चाहिए थे कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आउटपुट हो रहा है। या फिर आप ये बता सकते कि भाई आपकी जो प्रोसेसिंग है उसका एक फाइनल ऑपरेशंस आपके पास बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 1, इंक्लूड explicit user invitation string directly prior to the execution. Input sentence. पॉइंट नंबर 2 कह सकते हैं अपेंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लेबलिंग, लेबलिंग टेक्स्ट directly ahead of the value. Within output include an informative operations final state message to inform the system. User when processing finishes. ठीक है, लॉजिक गेट, वेरी इजी एंड सिंपल लॉजिक गेट। 2 इक्वेजन है, इक्वेजन नंबर 1, इक्वेजन नंबर 2। सेंटर गेट आपके पास गिवन है जो कि क्या है हमारा जोर। ए नेंड नॉट, ए नैंड नॉट, कौन सा नोट? बी नोट। ए नॉट बी हमारे पास आ गया ये, ठीक है। उसके बाद ए नोर सी, ए हमारे पास यहां से ओवरराइड करेगा, नोर हमारे पास बना हुआ, ठीक है। ए नोर सी, दोनों के बीच में गेट कौन सा है? जोर गेट है, तो हमारे पास यहां पर आ गया जोर गेट। और ये दोनों इससे कनेक्ट हो गए।
बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक गेट का सवाल जिसमें हमें सर्किट ड्रॉ करना था, जिसके अंदर हमारी पहली इक्वेशन थी ए नैंड नॉट। तो ए नैंड हमारे पास ये आ गया, इसके साथ बी नॉट ये आ गया, जिसे कम्बिनेशन हमारे पास यहाँ बन गई। दूसरा हमारे पास था ए नॉर बी। तो हमने ए बनाया, ये ओवरलैप हुआ, तो ओवरलैप के लिए यहाँ पे हमने ओवरलैप का पॉइंट बना दिया। और ए और सी हमारा नोर आ गया, दोनों आपस में किससे कनेक्ट हो रहे हैं? जोर से। और जोर का फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या है? एक्स है। ठीक है, इट्स मेक सेंस। बहुत ही आसान हमारे पास ये सर्किट आया था। अब नाउ कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फ्रॉम द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है? अपना टेबल कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ ए नैंड नॉट बी जोर ए नॉर सी। हम अपने यहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ करते ताकि तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नॉट बी। तो हमने लिखा भाई नॉट बी। तो जो बी है, नॉट का मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो नॉट बी के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, अगर वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम बी को देख रहे हैं, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो एंड ज़ीरो। सेकेंड हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, मीन्स के ए नैंड बी, ए नैंड नॉट बी। ये इक्वेशन थी ना, हम कंफर्म कर लो ऊपर। हाँ बिल्कुल सेम इक्वेशन थी। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब कि ए और बी। नैंड का मतलब क्या होता है कि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके आंसर को आपने क्या कर देना है? इन्वर्स कर देना है। मैं इसी में आपको दो मेंशन कर दूंगा ताकि हमें आसानी रहे समझने में, कि पहले वाला हमारा एंड होगा और दूसरा वाला हमारा उसके ऊपर फिर नोर है। ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन इंटू वन वन, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अब इसका अपोजिट करना है, तो वन 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 वन, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन एंड वन। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ए नॉर सी। ए नॉर सी के अंदर भी हमारे पास क्या है? यही वाली बात है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर ए एंड नॉर सी। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, उसका अपोजिट क्या हो गया? वन। ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, उसका अपोजिट हो गया ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, अपोजिट वन। ज़ीरो प्लस वन अपोजिट ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो अपोजिट ज़ीरो, वन प्लस वन अपोजिट ज़ीरो, वन ज़ीरो अपोजिट ज़ीरो, वन वन अपोजिट ज़ीरो। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है? नॉर और ये वाली, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से करना, जोर लगा हुआ है। जोर का मतलब जब भी आपके सेम पोजीशन आएगी तो आप क्या लगाओगे? ज़ीरो। अपोजिट होगा तो वन। सो वन वन क्या है? सेम। ज़ीरो अपोजिट वन,
दोनों सेम है, 0 अपोजिट 1, दोनों सेम है, 0, दोनों सेम है तो 0 हमारे पास आ गया, दोनों अपोजिट हैं तो 1 हमारे पास आ गया, और फिर दोनों अपोजिट हैं तो 1 हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे गिवन है। जोर का सिंपल तरीका है कि जब भी दो सेम वैल्यू आए तो उसमें 0 आ जाएगा, चाहे वो 1 1 हो चाहे फिर वो 0 0। जहाँ अपोजिट है वहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो देखें हमारे पास पहले पे अगर काउंटर चेक करें तो दोनों सेम 0 अपोजिट 1, दोनों सेम है 0 अपोजिट है 1, दोनों सेम है 0, दोनों सेम है 0 अपोजिट है 1, अपोजिट है 1। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। आपकी आसानी के लिए जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। सो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, डेटाबेस। जैसे मैंने पहले बताया है, लॉजिक गेट हो जाए, डेटाबेस हो जाए, इसमें मिस्टेक्स कोशिश करना कि ना हो, ठीक है। सो डिटेल हमें दी हुई है, a database table national tree to store the details of the national trees of some countries from around the world। क्या अराउंड द वर्ल्ड हमारे पास क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज के नेशनल, ठीक है, हमारे पास डेटा स्टोर है। स्टेट द नंबर ऑफ द फील्ड एंड द रिकॉर्ड इन द टेबल। फील्ड एंड रिकॉर्ड 2 नंबर का सवाल है फ्री का, इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं करना। फील्ड का मतलब होता है कॉलम्स, लाइक ये फील्ड्स हैं। कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। खुदाया इसमें मिस्टेक ना करना, तो ये आपके पास 5 हो गई, सिंपल 5 लिखो। अब वो बोल रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो जो रोज आपके पास है वो रिकॉर्ड है, लाइक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 2 नंबर का सवाल है, मुफ्त के मार्क्स होते हैं। कॉलम एंड रोज या फील्ड या रिकॉर्ड के अंदर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। कॉलम मीन्स आपकी फील्ड्स, रिकॉर्ड मीन्स आपके रोज। मतलब ऊपर जितनी भी हेडिंग है वो आपकी हमेशा क्या होंगी, फील्ड्स होंगी। ये क्या कहलाती हैं, फील्ड्स। ये सारी चीजें क्या है, आपकी फील्ड्स हैं। ये जो चीजें आप यहां पर काउंट कर रहे हो ऊपर से नीचे, ये आपके आ गए रिकॉर्ड्स। खुदाया इसमें कोई मिस्टेक ना करना। सेकेंड पार्ट, दिस सेड the data in the both ID code and the country field are unique in the database table. State one reason why ID code would make a better primary key than the country। कि भाई आपके पास कंट्री से ज़्यादा जो आपकी ID कोड है वो क्यों बेटर हो सकती है एज अ प्राइमरी की। क्योंकि ID कोड आपकी शॉर्ट है, स्टैंडर्डाइज है, फिक्स अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर चल रही है, उसमें कंटेंट्स कर रहे हैं तो वैल्यूज आपके पास उस हिसाब से आ रही हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस उसमें कम से कम है। आपको 1 नंबर है तो आपने उसमें 1 नंबर के हिसाब से उसको बताना है। तब यहां लिखेंगे भाई आईडी कोड्स यूजेस स्टैंडर्डाइज short fixed alpha numeric structure containing 0 spaces। ठीक है, तो वो ज़्यादा क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर चला जाएगा। आपके लेस चांस एरर हो सकते हैं, आपके पास फिक्स चीज़ें आपके पास मेंशन हुई हुई है, तो बहुत आसानी से जो है हम ये काम करवा सकते हैं इससे। ठीक है, इट्स मेक सेंस।
अब इसका थर्ड पार्ट सॉरी, गिव द आउटपुट। देखो बहुत क्लियरली उसने यहाँ पर आपको वर्ड लिख दिया है कि भाई आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, आपने क्या बताना है, गिव द आउटपुट। और साथ में इसने आपको पूरी स्टेटमेंट लिख कर दी है, गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसने कहा भाई जो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिख कर दी है, ये जो क्वेरी लिख कर दी है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये ऑलरेडी मेंशन क्वेरी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसका आउटपुट आपने बताना है। तो इसका आउटपुट बताने के लिए आपको जो है बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ना ज़रूरी है। लाइक सबसे पहले सेलेक्ट का मतलब है कि आउटपुट, सेलेक्ट का मतलब होता है कि आपने आउटपुट करना है। क्या करना है, आउटपुट। क्या क्या आउटपुट करना है, आईडी कोड, कंट्री नेम और साथ में उसका कॉमन नेम। सीक्वेंस भी सेम, सबसे पहले आईडी आनी चाहिए, फिर कंट्री आनी चाहिए, फिर उसका कॉमन नेम आना चाहिए। डेटाबेस का नाम क्या है उसने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ट्री। वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू यूरोप। क्या हमारी कंडीशन क्या है कि यूरोप के अंदर जो जो लोग आते हैं, यूरोप का जहाँ जहाँ पे क्राइटेरिया कंट्री में पूरा हो रहा है उसमें उस आईडी, कंट्री की आईडी, कंट्री का नाम और उसका कॉमन नेम आपने क्या करना है, आउटपुट करना है। तो हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यूरोप में क्या क्या आ रहा है। क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट क्या था, यूरोप के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ गया एक यूरोप यहाँ दिख रहा है, एक ये रहा, दो, एक ये रहा, तीन, और हमें कहीं और दिख रहा है यूरोप, एक, दो, तीन, ठीक है। आपको कहीं और दिख रहा है यूरोप, क्योंकि तीन आई थिंक हमारे पास हैं। ठीक है, तीन हमारे पास आ गए। अब उसने क्या बोला, इनके कंट्री कोड, मीन्स आपका पहला हो गया ये EU121 अल्बानिया यूरोप, सेकंड EU321 साइप्रस यूरोप, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, EU652 फिनलैंड। और अब इनके कॉमन नेम, इनके कॉमन नेम क्या है, ऑलिव, गोल्डन ऑक, सिल्वर ब्रिज, ठीक है। तो अब हमें ये मेंशन करने याद रखने हैं अपने, सिंपल सी बात है और बहुत इजीली आपने मेंशन करना है। तो हमारा सबसे पहले था 121, EU 121 हमारे पास पहले था, जिसमें कंट्री का नाम अल्बानिया था, अल्बानिया हमारे पास आ गया, और उसका कॉमन नेम क्या था, ऑलिव, ऑलिव आ गया। दूसरे पे हमारे पास क्या है, 321 साइप्रस और गोल्डन एग, EU321 साइप्रस, गोल्डन ऑक। तीसरा हमारे पास क्या है, फिनलैंड 652 और सिल्वर ब्रिज। EU652 फिनलैंड एंड सिल्वर ब्रिज। आपने प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है कि पहले जो नंबर आ रहा है, पहले जो नाम आ रहा है, आपने उसको मेंशन किया, उसी सीक्वेंस में मेंशन करना है जैसे यहाँ मेंशन है। पहले आईडी है, फिर कंट्री है, फिर कॉमन है। अगर इसने कॉमन नेम को कंट्री से पहले लिखा होता तो पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं, फिर बाद में कंट्री को मेंशन करते हैं, ठीक है। जिस भी ऑर्डर के अंदर ऊपर मेंशन किया उसी ऑर्डर में आपने नीचे उसको आउटपुट करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट। अब देखो ये कंप्लीट है, यहां पर हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, आउटपुट से कुछ भी काम नहीं है हमारा। तो हम लोग जज्बात में आकर यहां पर भी डेटा लिख सकते हो, लिख देते हैं बच्चे। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। स्टेटमेंट क्या उसने बोली है, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द कंट्री
ठीक है, कंट्री आ गया, कॉमन नेम आ गया, साइंटिफिक नेम आ गया, लिस्टेड फॉर द नॉर्थ अमेरिका है हमारे पास, ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे बात कर रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पे लगाएं किसके ऊपर, कॉमन नेम के ऊपर, ठीक है, कॉमन नेम के ऊपर उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा के आपको दिखाया है। बाकी सारी चीज़ें बहुत इजीली उसने मेंशन की है कि आपके पास क्या है, कंट्री होना चाहिए, कॉमन नेम होना चाहिए, उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम, कहाँ से, हमारे नेशनल ट्री का जो डेटाबेस है, कॉन्टिनेंट कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए, और साथ में आपका जो ऑर्डर लगेगा वो किस पे लगेगा, कॉमन नेम पे लगेगा। रेड्स में लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। सेलेक्ट कंट्री, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, कंट्री, जैसा ऊपर फील्ड के अंदर नाम दिया वैसे ही आपने लिखना है, कोमा, कोई एंड नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ कोमा डाल के आपने लिखना है, कंट्री कोमा, कॉमन नेम विदाउट स्पेस, कॉमन नेम कोमा, साइंटिफिक नेम विदाउट स्पेस। जब आप हेडिंग लिखो तो दोबारा कंफर्म करना कि सबकी यही हेडिंग थी, कोई दूसरा चेंज तो नहीं हुआ, हमने कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं की, कॉमन नेम में सही है बिल्कुल, साइंटिफिक नेम के अंदर भी हमने बिल्कुल सही मेंशन किया है। फ्रॉम टेबल, अभी उस थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था नेशनल कैपिटल में लिखा हुआ था, नेशनल अंडरस्कोर ट्रीज, कॉन्टिनेंट, इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया, क्योंकि उसने हमें यहां पर एक बात और बोली थी कि किस में होगा, असेंडिंग ऑर्डर के नेम पे होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय कॉमन नेम ASC, असेंडिंग के लिए ASC हो गया। अब देखो इसने अपनी क्लोजिंग कमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, क्लोजिंग कमेंट्स यहाँ पर क्या, इसका सेंटेक्स का करने के लिए उसका सेमीकोलन दिया हुआ है, अगर ये सेमीकोलन नहीं है तो आपने लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ने क्वेश्चन में लगाकर आपको दिया है तो इसकी कोई टेंशन की बात अब आपके लिए नहीं है। ये हमारा डेटाबेस का सवाल था, 5 मार्क्स का था, 3 नंबर आपके नॉर्मल थे, कंट्री नेम, नेम, साइंटिफिक नेम के, 1 मार्क्स फॉर आपके डेटाबेस का नेम का था, 1 मार्क्स फॉर राइट वे ऑफ राइटिंग द कॉन्टिनेंट इक्वल टू अमेरिका, एंड 1 मार्क्स फॉर, ऑल्सो 1.5 मार्क्स फॉर योर अदर पार्ट लाइक ऑर्डर बाय, आपने लिखा है नहीं लिखा है, आपने बाकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट सारी पूरी की हैं या नहीं की हैं, तो दैट इज़ फॉर आर डेटाबेस। लाइक कितने नंबर का सवाल था, 5, 3, 8 एंड 2, 10 एंड 1, 11, 11 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था, 10, 3, 8, 8 और 9 एंड 2, 11, तो आपने ये 11 मार्क्स ज़ाया नहीं करने, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू अनेबल वोटिंग इन द क्लास सर्वे, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन, एक सर्वे है, ठीक है, वो क्लास की वोटिंग के अंदर, 1 डायमेंशन एरे ऑप्शन is used to store 2 and 12 options on which user can vote। 1D एरे ऑप्शंस के नाम से, जिसमें यूजर चूज करेगा कि ऑप्शन यूजर को दिए जाएं, स्टोर किए गए 2 एंड 12। एक और 1D एरे वोट्स is used to store the votes between votes of 2 and 1000 users। एक और 1D एरे वोट काउंट, वो क्या कर रहा है, वोट को काउंट कर रहा है, इज यूज टू स्टोर द नंबर ऑफ द वोट्स फॉर ईच ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, हर एक ऑप्शंस के जितने वोट आए
मतलब अगर आपके पास आईफोन, सैमसंग, HTC या आईफोन, सैमसंग, रेडमी या Xiaomi इस तरीके से नंबर्स हैं, तो वो चेक कर रहे हैं कि भाई आईफोन को कितने वोट मिले, सैमसंग को कितने वोट मिले, Xiaomi को कितने वोट मिले, HTC को कितने वोट मिले, नोकिया को कितने वोट मिले, तो वो वोट काउंट भी करेगा। जैसे मेंशन है स्टोर्स फॉर votes for each of the options, the array index represent the option number, कि जो भी इंडेक्स है वो ऑप्शन नंबर के साथ भी चलेगा। इनिशियलाइज ऑल द एरे बिफोर दे आर यूज्ड, हमें सारे एरे को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, कि उससे पहले वो क्या करेगा, यूज करे उसको। इनपुट एंड वैलिडेट द नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कि कितने ऑप्शंस है और कितने नंबर्स हमारे पास है। इनपुट ईच ऑफ द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड स्टोर दैम इन द एरे ऑप्शंस, इनपुट करवा के उसमें हमें करवाना है सारी चीज़ें। उसने हमें यहाँ पे बताया था कि भाई क्या है, इनिशियलाइज कराना है ऑल, इनपुट एंड वैलिडेट करना है ऑप्शंस एंड नंबर्स को, दोबारा से इनपुट करना है ईच रिक्वायर्ड ऑप्शन को, और साथ में उसको स्टोर करवाना है कहाँ पर, एरे के अंदर। डिस्प्ले द लिस्ट मीन्स आउटपुट करना है ऑप्शन की लिस्ट को फॉर ईच वोटर, के हर एक वोटर के हिसाब से आपके पास हो। एंड अलाउ ईच वोटर टू इनपुट देयर प्रेफरेंसेस ऑप्शन, पहले तो आपने चीजें ऐड करवानी है, उसके बाद यूजर का ऑप्शन आएगा प्रिफर ऑप्शन के, वो किसको सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद उसको वैलिडेट करना है एंड स्टोर करना है किसके अंदर, वोट के अंदर। वंस ऑल द वोट्स हैव बीन इनपुट, काउंट द नंबर ऑफ द वोटर्स हु चूज ईच ऑप्शन, ठीक है, हर वोटर को काउंट करना है, उसने कितने ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या है, सारी चीज आपने कैलकुलेट करनी है। फाइंड द मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट, मीन्स जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसको सबसे कम वोट मिले, उन दोनों को हाईलाइट करना है। आउटपुट द मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलर ऑप्शंस एज वेल एज द नंबर ऑफ द वोटर्स हु सेलेक्टेड ईच ऑप्शंस। The program does not need to identify if two or more options are the equal or more least popular. हमें ये नहीं देखना कि कितनों की पोजीशन नंबर सेम है, कि भाई ऐसा तो नहीं कि सैमसंग और Xiaomi को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। Do not declare any array variable constant for this algorithm. Assume this has been done. Initialization must be carried out as appropriate. हमें एरे डिक्लेयर नहीं करने, बट आपकी उनकी वैल्यूज को क्या करना है, इनिशियलाइज लाजमी करना है। ऑल द इनपुट्स आपके पास मस्ट हैव अ सूटेबल मैसेज, कमेंट आपके पास कंपलसरी है, इनिशियलाइजेशन आपके पास कंपलसरी आ गया, नॉट इक्वल आइडेंटिफाई ये वाला पार्ट आपके पास आ गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात हमने लिखी है, हमने पहला पार्ट क्या किया, इनिशियलाइज करवाया। क्या हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, किया वोट काउंट एरे, के वोट काउंट कितना चल रहा है इस वक्त 0, और ऑप्शंस एरे जो कि हम लोग क्या सेव करवा रहे हैं इस वक्त एज ए स्ट्रिंग 0, कि भाई आपके पास ऑप्शंस में क्या किया, क्योंकि यूजर ने इनपुट करना है उसको। तो जब यूजर ने इनपुट करना है तो हमें फर्स्ट वैल्यू उसकी एम्प्टी करवानी जरूरी है, क्योंकि एरे बना रहे हैं तो एरे में पहला बॉक्स खाली होना जरूरी आपके पास है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ हो गया वोट काउंट के लिए और ऑप्शन के लिए। सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे चलेगा initialize votes tracking log to 0, कि भाई हमारे पास जो वोट्स हैं उसकी काउंटिंग हमारे पास यहाँ पे चल रही है, ठीक है। उसने ऑलरेडी 1000 के बारे में बताया था। अब हमने यहाँ पे लिखा भाई फॉर इंडेक्स 1 to 1000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू है वोट्स, वोट्स इंडेक्स इक्वल टू बी 0, क्योंकि हमें इनिशियलाइज जब एरे में करवाना है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हर एक पोजीशन की वैल्यू क्या है। यहाँ वैसे इनिशियलाइज नहीं होगा जैसे हम पहले करते थे कि भाई आपने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू 0,
तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो पहली दफ़ा के लिए 0 होगा। अगर 12 या 1000 लोगों के लिए करना है तो आपने पूरा लूप चलाना पड़ता है उस वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास आ गया जिसके अंदर हमारी इनिशियलाइज हो गई वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, हमारी इनिशियलाइज वाला पार्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 थे कि हमें वोट काउंट, ऑप्शंस और वोट्स, इनको इनिशियलाइज करना था, जो कि हमने करवा दिया। उसके बाद इसने बोला कि भाई आपने ऑप्शंस को इनपुट करवाना है, ठीक है, और उसको वैलिडेट भी करवाना है, जो कि वैलिडेट के ऊपर हमारे पास क्या थी, 2 से 12 उसने मेंशन किया था। अब हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। यहाँ पर prompt and validate the entry for total survey। चॉइसेस। अब देखो मेरा कमेंट एक लाइन में नहीं आया, मैंने उसको सेकंड लाइन में लिखा, बट सेकंड लाइन के शुरू में मेरे को दोबारा से क्या लगाना पड़ा, कमेंट लगाना पड़ा। अगर एग्जामिनेशन में आप भी कोई बात कर रहे हो और आपका एक लाइन में कमेंट नहीं आ रहा है, 2 लाइन में जा रहा है, तो दोनों लाइन के शुरू के अंदर आपके पास क्या लगेगा, कमेंट के लिए बैकस्लैश लगेगा, ठीक है, ये लाजमी लगाना। रिपीट आउटपुट, enter the number of survey options available 2 to 12, inverted comma close, input number options। ठीक है, कि हमारा क्या है, नंबर ऑप्शंस में वो एंटर करेगा, क्योंकि हमें इसको वैलिडेट करवाना था, तो हमने लगाया अनटिल नंबर ऑप्शन is greater than and equal to 2 and number options equal to और less than 12। तो ये हमारी पहले बात आ गई भाई, आपके पास ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस क्या वैलिडेट करेंगे, 2 से लेकर 12 तक। एंड हमने लगा दिया कि मतलब कि जो भी नंबर आपका है वो इन दोनों के बीच का ही होना जरूरी है। इट्स मेक सेंस सो फार? क्योंकि सेकंड उसने हमें बात की थी कि हमें एक और प्रॉम्प्ट लगानी है जिसमें आपके नंबर ऑफ वोटर्स की बात की होगी, जो 2 से लेकर 1000 तक की हमारे पास बात कर रहे थे। हमने एक और कमेंट लगाया और लिखा प्रॉम्प्ट एंड वैलिडेट द टोटल नंबर of participants voters। कोई बात नहीं, हम सेम कलर यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट की, इसमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हम नंबर ऑफ वोटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। रिपीट
output enter the total number of water to 2000 inverted comma close input number voters, same condition until number voters greater than and equal to 2 and number of voters is less than or equal to 1000। तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने वैलिडेट कर दिया कि हमारे नंबर ऑप्शंस कितने। दूसरा हमने वैलिडेट कर दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई आपके वोटर्स जो हैं उनकी लेंथ क्या है, उनका टोटल नंबर वोट ऑफ क्या है, तो वो यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। पांचवी चीज़ जो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो लिस्ट में से अब आप सेलेक्ट करो कि भाई आपने इनपुट करना है जो भी आपका ऑप्शन है उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ वो क्या हो जाएगा, स्टोर या कैप्चर हम करवा रहे होंगे लिस्ट के हिसाब से। हमने कमेंट लगाया यहाँ पर, हमने लिखा कैप्चर यूजर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच listed choice options। कि आपके पास जो लिस्टेड ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, आप किस तरीके से करवाओगे। सो अगेन फॉर इंडेक्स वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 to ऑप्शन नंबर ऑफ ऑप्शन जो हमने ऊपर बनाया था, ये रहा, ठीक है। नंबर ऑप्शन जितने भी उसने यूजर ने एंटर किया है वो उसके हिसाब से लेके चलेगा। नंबर ऑप्शंस आउटपुट एंटर the option text for choice number inverted comma and then इंडेक्स की वैल्यू अगेन। इंडेक्स की वैल्यू आएगी तो इससे क्या होगा, वो आउटपुट कर देगा आपको कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। इनपुट ऑप्शंस इंडेक्स, ऑप्शन हमारे पास था, उसने ऑप्शन पे सेलेक्ट किया, इंडेक्स वैल्यू क्या थी, किस नंबर के लिए सेलेक्ट कर रहा है उसने अपना पार्ट बताया यहाँ पर, और फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट इंडेक्स। हर बारी के अंदर एक एक चीज़ के साथ एक एक काम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कौन से पार्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस के बारे में बात कर रहा था वो। आफ्टर दैट अब हमें बता रहे हैं कि भाई कि उसकी वोटर आईडी क्या है, उसकी डिटेल्स हमारे पास क्या है कि भाई वो क्या कर रहा है, आपका जो कोर कलेक्शन है जिसमें आपका लूप चल रहा है कि जो लॉग करेगा आपके वोटर इनपुट्स को कि वोटर इनपुट क्या कर रहे हैं, फिर उनको दिखाना हमें, डिस्प्ले करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है। So next part,
core collection loop to log waters input. So for water is going to be 1 to number वोटर्स, कैसे कितने नंबर वोटर की बात कर रहा है, जो उसने ऊपर एंटर कराया उससे यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल जाएगी वोटर्स की. हमने एस लगाया तो ऊपर नहीं लगाया था नंबर ऑफ वोटर्स, डायरेक्ट था एस है. ठीक है. अब इसमें आउटपुट करेंगे वोटर आईडी और फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि भाई उसने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो आपके पास आएगा आउटपुट वोटर रिकॉर्ड आईडी. आईडी हमने ऑलरेडी सेव कराई थी वोटर की, तो वो वहां से हमें मिल जाएगी वोटर के पास से. आउटपुट look over the options below. मैं नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट वन, बल्कि इसको नीचे ही मेंशन कर देते हैं. एंड सेलेक्ट वन. अब हमें उसको बताने वो ऑप्शंस डिस्प्ले कराने. हमने वाटर तो करवा दिया, अब हमें उसको वो ऑप्शन दिखाने कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पर आया कमेंट जिस पे हम लिख रहे हैं कि भाई डिस्प्ले ऑल ऑप्शंस करंटली रजिस्टर्ड. ठीक है. कमेंट के अंदर हमारे पास ये आ गया. सेकेंड लूप चलेगा फॉर इंडेक्स वन टू नंबर ऑप्शन, जो कि ऊपर चल रहा था. आउटपुट इंडेक्स, जाके करंट वैल्यू वहां पर आ जाए. ठीक है. उसके बाद उसके ऑप्शन में से इंडेक्स वैल्यू, मतलब जो करंट इंडेक्स चल रही है वहां का जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पर क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए. सो नेक्स्ट इंडेक्स. यहाँ तक ऑप्शन उसके पास डिस्प्ले हो गए कि भाई उसके पास एक लिस्ट मेन्यू बना हुआ कि हमारे पास लिस्ट आ गई कि अब आपका डेटा क्या आ रहा है. इसके बाद इनपुट करेंगे हमारे यूजर की चॉइसेस को. उसने ऑप्शन दिख रहे हैं, अब वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन की चॉइसेस को एंटर करेगा. तो कमेंट एक्सेप्ट इनपुट एंड वैलिडेट चॉइसेस. ठीक है. रिपीट आउटपुट
टाइप ऑप्शन नंबर टू कास्ट योर वोट। ऑप्शन हमारे पास है 1 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन आ गया। अब उसको हमने प्रॉम्प्ट दे दी। अब प्रॉम्प्ट के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे उससे, इनपुट चॉइस। इनपुट चॉइस हो गया। अब उसकी चॉइस को वैलिडेट करवाना था। उसने कहा था कि भाई जो भी यूजर एंटर करे उसकी चॉइस भी अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। सो इफ चॉइस is less than 1 or choice is greater than number options, अगर ये वैल्यू हुई then आउटपुट एरर। क्या एरर है, चॉइस आउट ऑफ बाउंड्री। ट्राई अगेन एंड इफ ठीक है, रिपीट लगा हुआ है तो अंटिल लगेगा हमारे पास यहां पर, अंटिल चॉइस greater than and equal to 1 and choice is less than and equal to number of options। कि जो ऑप्शन उसने ऐड किया है अगर उसके साथ से है तो आपके पास आ जाए डेटा। यहाँ पर आके क्या हो गया, रुक गया। अब यहाँ पर हमारी एंट्री वैलिडेट हो रही है। हमारी एंट्री क्या हो रही है, वैलिडेट हो रही है कि भाई यूज़र जो चॉइस सेलेक्ट कर रहा है, जो उसको ऑप्शन दिखाए गए हैं, क्या वो सही सेलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सही सेलेक्ट करना या नहीं करने वाला बात ये वाला हमारे पास यहाँ पर कवर अप हो गया। एक नज़र देख लो इसको ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट पार्ट, अब जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो चॉइसेस हैं, हमें लॉक करना था आपकी चॉइसेस को और इंक्रीमेंट करना है आपके टोटल ऑप्शंस वोट काउंटर को। तो अब उसके लिए कोड कैसा लिखा जाएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं, लॉग द चॉइस एंड इंक्रीमेंट द ऑप्शन। टोटल वोट काउंटर। ठीक है, क्योंकि लूप आपका ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें कर ली। अगर ऊपर देखा जाए तो हमने एक काउंटर ओपन किया था जो कंटिन्यूसली चल रहा है, ये रहा 4 काउंटर का। ठीक है, हमने इसके अंदर आके सारी काउंट के साथ सारी चीज़ें चली। अब इसकी क्योंकि जब सारे लूप हो गए, सारे काम हो गए, तब हमें काउंटिंग वैल्यू को भी करवाना है। तो हमने लिखा भाई वोट, बल्कि ब्लैक से करते हैं इसको, वोटर, जिसमें वोटर का इंडेक्स एज अ इंडेक्स भी काउंट होगा और उसकी
चॉइसेस जो उसने चॉइस की है। तो हमारे पास है वर्ड काउंटर choice is going to store the new value of what counter जिसमें चॉइस चल रही है +1, ठीक है, एंड नेक्स्ट वोटर। इसी के साथ हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमारे पास वाटर की काउंटिंग हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, मतलब मोस्ट और लीस्ट। भाई मोस्ट वैल्यू और द लीस्ट वैल्यू जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि भाई आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही है, किस तरीके से आ रहा है, उस वाले पार्ट को लेके चलना है। मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलर इंडेक्स या चॉइसेस कर सकते हैं। सो हमारे पास इनिशलाइज करवाना आपको मालूम है ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो आपके पास आएगा मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स स्टार्टिंग विथ 1, लीस्ट पॉपुलर इंडेक्स ऑल्सो स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। अब क्योंकि पॉपुलर के साथ हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैक्सिमम से करेंगे। तो हमारे पास मैक्स vote is going to store the value of vote counter, vote count 1 जो 1 के ऊपर हमारे पास है। मिनिमम वोट काउंट is also be the same, vote count 1। अब इसके बाद हमारी फाइंडिंग शुरू हो जाती है। हम यहाँ लिखेंगे भाई फॉर इंडेक्स, ऑप्शन हमारे पास क्या आते हैं, 2 to नंबर ऑफ ऑप्शंस if vote count index is greater than max vote, then max vote is going to store the current position, count index। उसी के साथ ये भी क्या होगा, मोस्ट पॉपुलर पे चला जाएगा। मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, मोस्ट पॉपुलर के अंदर हो जाएगी। एंड इफ मैक्सिमम निकल गया, अब मिनिमम निकालेंगे। इफ वोट काउंट इंडेक्स इज लेस देन मिनिमम वोट, then minimum vote is going to store vote count index least
पॉपुलर लीस्ट पॉपुलर इंडेक्स, मैंने ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ किया, उसको सही करते। लीस्ट पॉपुलर इंडेक्स is going to be stored as index. मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है वो भी, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन बतानी थी ना कि वो कौन सा वाला है। देन एंड इफ, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स। अब क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आखिरी पार्ट हमारे पास क्या है, हमें आउटपुट दिखाना है ऑन स्क्रीन के ऊपर कि हमारे फाइनल सर्वे का जो रिजल्ट है उसमें कौन कौन सी वैल्यू की क्या क्या पोजीशंस हमारे पास बताई गई हैं। कि आपका ऑप्शन क्या है, मोस्ट क्या है। सो फाइनल वन, डिस्प्लेइंग final survey results. Output इन्वर्टेड कॉमा जिसमें हम लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और देन हमारा वेरिएबल जिसमें हमारे पास सेव हुआ, तो ऑप्शंस के अंदर सेव हुआ था वो मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स। index bracket close comma, then another prompt message, the total votes inverted comma close comma, and the maximum vote variable max vote comma bracket close and comma। अच्छा, ये डेकोरेशन कराते हैं, जो कॉमा कॉमा में बार बार लिख रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये आपका डेकोरेशन है अप्रोप्रिएट मैसेज दिखाने के लिए। ठीक है, ये भी आपका प्रॉम्प्ट है, जो मैसेज आपको दिख रहा है, ये वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, बाकी सारी चीज़ आपके पास क्या है, एज अ वेरिएबल है। आउटपुट अगेन लीस्ट पॉपुलर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओपन, ऑप्शंस जैसे वो मोस्ट था, हमने इसमें किसको स्टोर करवाया था, लीस्ट में करवाया था। लीस्ट पॉपुलर इंडेक्स, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, कॉमा द टोटल वोट्स मिनिमम वोट कॉमा ब्रैकेट क्लोज। इसी के साथ हमारा सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट होती हैं कि आपके पास जितनी भी कैलकुलेशन हमने कराई, अब आखिरी में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। उसने आपसे मांगा था भाई मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन बताओ कि आपका ऑप्शन किसको सेलेक्ट किया है और कितने वोट्स के साथ उसको मिला है। तो हमने मोस्ट पॉपुलर किस में ऑप्शन करवाया था, मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स में करवाया था। और साथ ही साथ जो है वो फाइनल हमारे पास किसके अंदर बात कर रहा था, वो बात कर रहा था हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वोट्स के अंदर, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करवाए। आई होप यू गॉट द आइडिया कि इसको हम लाइन बाय लाइन जब सॉल्व कर रहे थे तो किस तरीके से हमने इसको किया। ठीक है।